गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 8 जिसका नाम है कन्यादान, उसका रिवीजन करेंगे। कल हमने गिरिजा कुमार माथुर छाया मत छूने का प्रश्नोत्तर हल किए थे। आज हम उसके प्रश्नोत्तर है उसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपके एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, आपके दिमाग में आ जाए कि इस पाठ का सार क्या है, इसके प्रश्नोत्तर क्या है। तो कविता का जो सार है कन्यादान कविता का, वो है कि जो कन्यादान कविता में जो अपनी बेटी को माँ है, वो अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर जो शिक्षा देती है वह आदर्श से भिन्न है। वह जो परंपरागत जो शिक्षा है ना, कि तुम्हें जाकर ससुराल में अपनी ससुराल वालों का कहना मानना है, वो जैसा कहे वैसा करना है, इससे हटकर उन्होंने जो शिक्षा दी है वह इस पाठ का सार है कि हमारे समाज में जो स्त्रियों के लिए जो मानक बनाए गए हैं और उन मानकों पर खरा उतरने के लिए जो एक बेटी को माँ शिक्षा देती है, उससे अलग हटकर उसने सीख दी है कि स्त्री है। और उसको क्या कहते हैं, स्त्री को कोमल स्वभाव वाली बताया जाता है कि स्त्री है वो कोमल स्वभाव की होती है, वह पुरुष के समान शक्तिशाली नहीं है बल्कि वह कमजोर है। ये बात हमेशा से एक लड़की को सिखाई जाती है कि हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान है, पुरुष है वो शक्तिशाली है, लड़की है वह कमजोर है। और इस सब बातों से नारी का क्या है, बंधन छिपा होता है। वो सोचती है मैं तो समाज में कमजोर हूँ, मेरा कोई अगर मेरे साथ कोई अत्याचार करेगा, अनाचार करेगा, तो उसमें उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इस पाठ में जो कविता में जो एक माँ है वो अपनी बेटी को सीख देती है, वो इसी परंपरा से लीक से हटकर है कि वह कहती है कि तुम्हारे ऊपर यदि कोई अत्याचार हो, अनाचार हो, तो तुम उसका विरोध करना और आगे बढ़ना। आपने देखा होगा कि जो स्त्रियां होती है, वह उसकी लड़की की शादी होती है तो वो अपनी बेटी को सीख देती है कि आप ससुराल में जाकर अच्छे से रहना, मतलब बुजुर्गों का कहना मानना, आपका वही अब घर है, ये घर तो पराया हो गया है, ये सब बातें नहीं सिखाती, बल्कि वो माँ है, आधुनिक माँ है, वो ये सिखाती है कि तुम्हारे साथ अत्याचार हो तो उसका विरोध करना। फिर है कि उसे लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना कहकर माँ उसे बनावटी आदर्श से प्रभावित न होने की सलाह देती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना, यानी लड़की को क्या माना जाता है, कोमल माना जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना, यानी तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो तो तुम उसका विरोध करना। लड़की होती है वो माँ की अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि वह उसके सबसे निकट होती है। माँ है वो एक अपनी बात है वो अपनी बेटी से ज्यादा शेयर करती है, अपनी हर सुख दुख की बातें हैं उसे बताती है। तो वह एक जो पुत्री होती है वह माँ के बहुत नजदीक होती है। और इसी कविता में एक माँ के संचित अनुभव की पीड़ा की वंदना मिली है कि एक माँ की जो संचित पूंजी है उससे दूर होने की जो पीड़ा है, उसी की अभिव्यंजना इस पाठ में मिली है। कि इस पाठ में अब आपसे पूछे कि इस कविता का सार क्या है, तो कविता का सार क्या है कि एक जो भारतीय नारी है वो आदर्श जो परंपराएं चली आ रही है उससे अलग हटकर एक बेटी को अपनी माँ है वो सीख देती है कि तुम लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, यानी लड़की को कोमल स्वभाव वाली माना जाता है। और तुम्हारे ऊपर अगर कोई अत्याचार हो तो तुम उसको सहना मत, तुम उसको विरोध करना। ऐसा नहीं हो कि तुम पे ऊपर कोई अत्याचार हो ही नहीं और तुम उसका विरोध करो, क्योंकि ऐसा नहीं कह रही, वो कह रही है अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है तो तुम उसका विरोध करो उसे, क्योंकि लड़की इसमें आया है कि जो आग होती है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। तो इसी की सीख देते हुए कहती है कि इस बात से क्या सीख देती है कि अगर तुम्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करे, आप लोग घटनाएं देखते हो कि दहेज के लिए कन्याओं को जला देते हैं, तो उस घटनाओं का तुम विरोध करना। इस पाठ का ये सार है।
तो इसमें के अपने क्वेश्चन जो प्रश्नोत्तर देख लें इसके। पहला प्रश्न है इसका कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। क्यों कहा ऐसा? कि माँ चाहती है कि उसकी पुत्री है वो लड़कियों जैसी सरलता, धैर्य, निस्वार्थ आदि गुण उसमें रहे, लेकिन वह लड़की होने के नाते किसी भी प्रकार की हीनता, दुर्बलता या भीरुता से ग्रस्त न हो। कि उसकी माँ है वो क्या चाहती है कि जो लड़की में गुण होते हैं, सहन शक्ति करने की, धैर्य की, कोई भी चीज है वो जल्दी से, पुरुष होते हैं, लड़के होते हैं वो जल्दी से किसी बात से घबरा जाते हैं, लेकिन एक औरत होती है वो बहुत सहनशील होती है। आप लोग देखते हो, एक छोटी सी बात उदाहरण है कि लड़कों के बुखार हो जाता है और लड़की के बुखार में बहुत अंतर है, वो सहन करना जानती है और लड़के जल्दी से परेशान हो जाते हैं। तो वो कहती है कि ये जो सहन करने की शक्ति है, धैर्यता है, आदि गुण उसमें रहे, लेकिन वो लड़की होने के नाते किसी भी प्रकार की अपनी हीनता नहीं समझे, दुर्बलता नहीं समझे कि नहीं मैं तो इसका विरोध ही नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो लड़की हूँ, मेरी बात तो शादियां हो गई, मेरे पे अत्याचार हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन मैं यही रहूं क्योंकि माँ ने कहा था कि वो तेरा वो अब तेरा घर है। तो ऐसी दुर्बलता मन में नहीं लाए। कोई भी बात का शोषण हो, अन्याय हो, तो उसका दृढ़ता पूर्वक मुकाबला करे। और लड़की अगर किसी को लड़की समझकर कोई भी उसके साथ अक्षोभनीय आचरण करे तो इसका विरोध करे, कि ऐसे समझे कि ये लड़की कुछ नहीं कर सकती, उसके साथ अगर कोई गंदा व्यवहार कर रहा है तो उसको इसका विरोध करना चाहिए। फिर है दूसरा प्रश्न कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है और माँ ने बेटी को संचेत करना क्यों जरूरी समझा है? तो इन पंक्तियों में कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए, इन पंक्तियों में समाज की किस, स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इस पंक्तियों में स्त्री की जो शोचनीय स्थिति है उसकी ओर संकेत किया गया है कि वह पूरे परिवार की सेवा करती है, लेकिन उसके गुणों का कोई मूल्य नहीं होता। एक बहू होती है या एक स्त्री होती है, आप लोग भी एक बच्चे हो, आप अपनी माताओं को देखते हो, अपनी मम्मियों को देखते हो कि वो सुबह जल्दी उठकर अपने घर के सारे काम निवृत्त करती है, आप लोगों को तैयार करके स्कूल भेजती है, आपके लिए खाना बनाती है, आपके पापा अगर ऑफिस जा रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाती है। तो इस तरीके से वह पूरे परिवार की सेवा करती है। इस तरीके से वह अपने पूरे परिवार की सेवा करती है, और लेकिन उसके इन गुणों का कोई मूल्य नहीं होता। कोई समझने वाला ही इसको समझ सकता है। वो तो ऐसे सोचते कि अपने आप हो जाती है, आप उठते हो, घर में झाड़ू निकल जाती है, पोछा लग जाता है, आपके लिए दूध तैयार हो के आता है, खाना बन जाता है, तो वो काम अपने आप होते हैं क्या? वो आपकी मम्मी करती है ना। तो लेकिन उनके जो गुण है उनका कोई मूल्य नहीं होता। वो क्या करते हैं, जो दहेज लोभी होते हैं, क्रूर और जो दहेज लोभी होते हैं, वो क्या करते हैं, दहेज आदि के लिए जो स्त्रियां होती है, जो बेटियां होती है दूसरे घर की, उनको प्रताड़ित करते हैं और उनको फिर जल मरने के लिए विवश करते हैं। कि आपके उसको प्रताड़ित कैसे करते हैं कि उसको ताने दिए जाते, तेरे पापा ने तो गाड़ी नहीं दी, तेरे पापा ने तो ये आजकल के जो आधुनिक फ्रिज चल रहे हैं वो ही नहीं दिया। तो इस प्रकार के ताने, अगर वो एक सामान्य घर की है, उसके पापा की हैसियत इतनी नहीं है कि वो महंगी से महंगी कोई गाड़ी दे, फ्रिज दे, टीवी दे, कूलर दे, उसकी हैसियत नहीं है, तो उसको इस प्रकार से विवश कर दिया जाता है कि वो जलने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इन पंक्तियों में समाज की इसी कुर्ती पर करारा व्यंग किया गया है। किन पंक्तियों के माध्यम से? कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें ही इसी की ओर, इन पंक्तियों में इसी की ओर इशारा किया गया है। फिर दूसरा है माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? कि एक माँ है वो अपनी पुत्री को सचेत करना जरूरी क्यों समझती है? कि शादी कर रही है, उसको समझा रही है, तो वो क्यों समझाना जरूरी समझा उसने? सानिया, क्यों समझा? कि एक माँ होती है वो, उसको अपनी जीवन का पर्याप्त अनुभव होता है। माँ की शादी हो चुकी, वो परिवार में आ गई, उसे जीवन का अनुभव पता है कि उसके सामने क्या समस्या है, क्या नहीं है। तो माँ की और स्त्री के जीवन का पर्याप्त अनुभव है, वह जानती है कि स्त्री के सामने कैसी कैसी कठिन समस्याएं आती है।
वो जानती है एक स्त्री के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है और कैसे वो है उत्पीड़न को सहती है। यानी जो परिवार वाले हैं उस पर कोई ताने कसते हैं कि व्यंग करते हैं, वो किस तरीके से उन्हें सहती है, वो उसके पास पर्याप्त अनुभव होते हैं। लेकिन लड़की अभी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रही है, यानी लड़की है, उसकी शादी अभी हो रही है, तो वो जानती है कि अब ये भी अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेगी और इसे अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि वह सरल होती है, भोली होती है, वह विवाह के धुंधले सपने में नील रहती है। एक लड़की की शादी होती है तब उसके पास, एक लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके पास सपने रहते हैं कि शादी होगी, इस प्रकार से मेरे जेवर आएंगे, इस प्रकार से वस्त्र आएंगे, इस प्रकार से शादी होगी। उसे उसे वही पता होता है, उसे ये नहीं पता कि विवाह करने के बाद क्या क्या समस्याएं आती है, उनसे वह परिचित नहीं होती है। तो वह धुंधले सपनों में लीन रहती है। अतः माँ उसे अपने भावी जीवन की चुनौतियों के बारे में सचेत करना चाहती है कि तुम्हारे सामने शादी हो रही है तो तुम्हारे सामने ये चुनौती आ सकती है, इसके बारे में वो माँ है वो सचेत करती है। अब इसका प्रश्न बना कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि माँ को अपने वैवाहिक जीवन के जो समस्याएं हैं उनका पता होता है और उसके सामने क्या समस्या आएगी, क्योंकि वो तो एक विवाह को एक धुंधले प्रकाश के समान रहता है। जिस प्रकार कोहरा रहता है, धुंधला प्रकाश रहता है, उसमें दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार एक लड़की की जब शादी होती है तो उसे वैवाहिक जीवन के धुंधले समान के होता है, उसे नहीं पता कि ससुराल में क्या क्या समस्या आएगी। तब जो माँ होती है वो अपनी लड़की को सचेत करना जरूरी समझती है। नेक्स्ट है अपना, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। कि इन पंक्तियों को पढ़कर पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, इसमें कैसी छवि उभर कर आ रही है? तो इन पंक्तियों पे पढ़कर हमारे मन में ऐसी एक सरस, भोली और भावुक लड़की की छवि उभरती है जो अपने विवाह के अस्पष्ट मधुर सपने में खोई हुई है। कि एक भोली भाली सी लड़की है जिसे उसे वैवाहिक जीवन की जो मधुर स्मृतियां है उसका ही ज्ञान है और उसे कुछ भी नहीं पता है। विवाह है उसके लिए धूमधाम से पूर्ण उत्सव है। उसके लिए क्या है कि विवाह होगा तो उसमें तरह तरह के प्रोग्राम हो गए। आप भी जानते हो कि आजकल के जो आधुनिक शादियां होती है उसमें मेहंदी की रस्म है, वो डांस कंपटीशन क्या बोलते हैं उसको, महिला संगीत है, ऐसे कुछ कार्यक्रम ऐसे रखे जाते हैं उसका पता होता है कि विवाह होगा, बड़ी धूमधाम से होगा, उत्सव होंगे और उसके लिए ससुराल से वस्त्र आभूषण आएंगे, वो सज धज कर तैयार होगी, तो इसका ही पता रहता है। और उसका मन है वो इस तरह के आभूषणों से वो सजेगी, इस तरह से दुल्हन बनेगी, इनमें ही वो खोई रहती है। फिर उसका वस्त्र आभूषणों से सज धज ससुराल जाना, उसकी सुंदरता पर सभी का प्रसन्न होना, पति का प्रेम पाना आदि कल्पनाएं लड़की के मन में छाई हुई है। अभी वह विवाह जीवन के कठोर यथार्थ से अपरिचित है कि मेरे जीवन में कितने कठोर यथार्थ से, सत्य से मुझे पाला पड़ेगा, उस बात की उसे खबर नहीं रहती। वह केवल कि ससुराल जाएगी, सज धज कर जाएगी, उसके पति है उसका प्रेम करेंगे, सभी लोग उसे आभूषण देंगे, ज्वेलरी देंगे, इसी में खोई रहती है। लेकिन उसे उसे नहीं पता कि वैवाहिक जीवन के बाद में और भी कितनी कठिनाइयां आती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? माँ परिवार के बेटी के साथ अपना सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता से साझा कर पाती है वह उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। कि एक जो माँ होती है वो कोई भी उसकी कोई रहस्यपूर्ण बातें होती है या सुख दुख की कोई बातें होती है या उसकी मन की ऐसी बातें जो वो किसी और दूसरे से नहीं कह पाती, तो वो अपनी बेटी को कह देती है, तो उसका मन है वो हल्का हो जाता है। जितना मन उसे अपनी बेटी के साथ अपनी जो बातें हैं या विचार है वो अपनी बेटी के साथ साझा करने में जितने आनंद आता है, जितनी खुशी होती है, वह परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के साथ नहीं आता।
यही कारण है कि माँ से बेटी से बिछोड़ने के कष्ट को सहन नहीं कर पा रही है। यही कारण होता है कि जब बेटी ससुराल जाती है तो उसकी माँ है इस बात को सहन नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी जब ससुराल चली जाएगी तो उसका जीवन तो शून्य हो जाएगा, बिल्कुल कोई कुछ नहीं रहेगा। मैं किसके साथ अपने सुख दुख साझा करूंगी, किसी अपनी बातें बताऊंगी। और इसीलिए बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी जो उसे छीनने जा रही थी। तो इसीलिए बेटी है वो उसको अंतिम पूंजी लगती है, जो कि वो ससुराल चली जाएगी तो उनकी होकर रह जाएगी। इसलिए माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही है। क्यों लग रही है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कि वह अपने सुख दुख है, अपने जो भी बातें, गोपनीय बातें, रहस्यपूर्ण बातें हैं, अपनी बेटी के साथ साझा कर लेती है, उसे सुख दुख बता देती है। और वो दूसरी ये जो बातें हैं वो किसी परिवार के अन्य सदस्य के साथ शेयर नहीं कर पाती। तो उसे लगता है कि अब उसकी बेटी ससुराल चली जाएगी तो वह अपनी बातें किससे साझा करेगी। इसलिए माँ को जो बेटी है वो अंतिम पूंजी लगती है। फिर है कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। कि एक जब ससुराल जाती है तो इस पाठ के आधार पर वो माँ है वो बेटी को क्या क्या सीख देती है। तो माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख देती है कि अपनी सुंदरता पर रीझ कर कभी भी धोखे में मत रहना। कि ऐसे नहीं सोचना कि मैं बहुत सुंदर हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस धोखे में कभी भी मत रहना। और अत्याचार अन्याय का दृढ़ता से विरोध करना। कि तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई अनाचार हो रहा है तो उसका मुकाबला करना, उसका सामना करना है। और वस्त्र और आभूषणों के मोह में फंसकर आजीवन दासता के बंधन में मत बंध जाना। कि वस्त्र और आभूषण जो ससुराल वालों की तरफ से लड़की के डाले जाते हैं, वस्त्र और आभूषण, तो वो कह रहे कि उनके मोह में मत पड़े रहना कि ओ मैं यहाँ से चली गई तो ये मेरे रह जाएंगे। इनके इन मोह इसको मोह को त्याग देना। और इनके दासता यानी इनकी गुलामी में तुम अपना जीवन है वो व्यर्थ मत होना अगर तुम्हारे ऊपर ससुराल में अत्याचार हो रहे हैं। और स्त्रियोचित गुणों को धारण करते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता न करना, दीनता और हीनता से मुक्त रहना। स्त्रियोचित गुणों की धारणा करने चाहिए। स्त्री के जो गुण होते हैं ऐसा भी नहीं है कि उनको तुम त्याग दो। कि जो स्त्री के गुण होते हैं उनको धारण करना, लेकिन अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना। यानी तुम्हारे कोई बात है जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही है तो उससे समझौता मत करना, तुम उसका विरोध करना। यह माँ ने अपनी बेटी को अंतिम सीख देती है। फिर है कि आपकी दृष्टि से में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। कन्यादान शब्द द्वारा वर्तमान समय में कन्या के दान की बात करना कहाँ तक उचित है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कि कन्या के दान की बात करना कहाँ तक उचित है। कि कन्या के साथ दान शब्द बड़ा व्यंग्यात्मक और नारी गरिमा पर आघात करने वाला प्रतीत होता है वर्तमान समय में। ऐसे कहते हैं कि उसका कन्यादान हो रहा है तो वर्तमान समय में जो कन्या के साथ दान का जो शब्द है ये बहुत बड़ा व्यंग है, यानी एक बहुत बड़ा कटाक्ष जिसे बोलते हैं और नारी की गरिमा पर एक आघात करने वाला प्रतीत होता है। कन्या कोई वस्तु नहीं है, जीता जागता व्यक्तित्व। कोई वस्तु थोड़ी होती है कि उसका दान कर दिया गया वो घर में आ ही नहीं सकती। हाँ, आप लोग भी सुनते हो ना कि किसी की शादी होती है तो घर में ऐसे सुनते हैं कि उसके कन्यादान लिखा के आना है। तो कन्यादान ऐसा थोड़ी कोई वस्तु थोड़ी है जो उसको दान कर दी। हम वो तो एक व्यक्तित्व है। अन्नदान, धन दान, भूमि दान या गोदान की तरह क्या एक मनुष्य का भी दान किया जाना सभ्य समाज का अंग हो सकता है। कि ऐसे सुना किसी ने भूमि का दान कर दिया है, किसी ने गौयों का दान कर दिया है और किसी ने अन्न का दान किया है, किसी ने धन का दान किया है, ये बातें तो सार्थक है। लेकिन किसी मनुष्य का दान कर देना ये आज के वर्तमान समय में बिल्कुल भी इस समाज का अंग नहीं हो सकती। वैसे भी दान के साथ जुड़ी श्रद्धा और पुण्य प्राप्ति का भाव अब लुप्त हो गया है। वैसे भी दान के साथ दान की जो एक पहले परंपरा थी उसके एक श्रद्धा थी लोगों की। जैसे पहले क्या था कि बड़े बड़े ब्राह्मण होते थे, वो राजाओं के दरबार में रहते थे, उनकी बहुत आदर सम्मान दिया जाता था। आजकल कोई दान भी करता है यदि ब्राह्मणों को तो वो उसको एक एहसान सा थोपता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। जबकि
जो देने वाला है उसको भी घमंड नहीं करना चाहिए और जो लेने वाला है उसको भी नहीं करना चाहिए। भाई ब्राह्मण का क्या काम है हमारे इसके अनुसार कि ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, और ब्राह्मण जो निर्धारित करते थे कि इस लग्न में ये काम होना है, इसमें ये होना है, तो उनको बहुत आदर सम्मान दिया जाता था। लेकिन वो बात है वो अब नहीं है। और जो अब श्रद्धा और जो उसकी बात है पुण्य की, वो भावना तो समाप्ति हो गई है। कन्यादान अब केवल विवाहिक कर्म कांड की औपचारिकता बनकर रह गई है, कि कन्या का दान है वो अब ऐसा बन गया कि एक विवाहिक कर्म कांड है, वही औपचारिकता बनकर रह गई। जब स्त्री स्वावलंबन और सशक्तिकरण की बातें हो रही है, जब स्त्री स्वावलंबन यानी जो अब लड़कियां हैं वह भी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है और बड़े आत्मविश्वास के साथ वो भी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। समाज आज देख रहे हो तुम, वो फौज में वो है, ये जो है एयरफोर्स में स्त्री, सब जगह ऐसी कोई भी स्थान नहीं रह गया जहां पर स्त्रियां नहीं है। तो अब ये जो बातें अब हो रही है, तो कवि ऐसे कह रहे हैं कि उनके साथ अब दान की बात करना उचित नहीं है। क्यों? अब उनके साथ दान की जैसी बात करना एक मजाक जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि विवाह एक सामाजिक समझौता है, उसमें न कोई दान की वस्तु है, न दान देने वाला है और दान नहीं लेने वाला है। कि विवाह किया जाता है वह क्या है कि एक सामाजिक समझौता, तो वो लड़का भी स्वीकृति देता है अपनी लड़की भी, तो उन दोनों के स्वीकृति से तो विवाह होता है। तो वो कह रहा है कि दान की उसमें कोई बात नहीं है, इसलिए एक समझौता है जो लड़की भी करती है और लड़का भी करता है। तो उसमें दान जैसी कोई वस्तु नहीं है, ना दान करने वाला कोई रहता है, ना दान लेने वाला कोई ना। तो आज के समय में दान की बात करना, लड़की की दान की बात करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में, चाहे वो वायुसेना का हो, चाहे वो और कोई कार्य हो, फौज का भी हो, कोई भी कार्य हो, वो लड़कियां साथ में, वही वैज्ञानिक तक, वैज्ञानिक भी है अब, जो वो गई थी कल्पना चावला, तो वो भी अंतरिक्ष तक गई थी ना। तो सारा कार्य, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें स्त्रियां आगे बढ़कर भाग नहीं ले रही है। फिर है कन्यादान कविता के संदेश या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, कि कन्यादान कविता का उद्देश्य क्या है, उस पर हमें बताना है। तो कन्यादान कविता का उद्देश्य क्या है? नारी को जागृत करके अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और अपने गुणों से परिचित कराना है। कि जो कन्यादान कविता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका संदेश क्या है, कि नारी को जागृत करके, कि नारी को सचेत हो जाना चाहिए, उसे अपने व्यक्तित्व का पता होना चाहिए, उसे अपने गुणों से वह परिचित होनी चाहिए। अपने गुणों से परिचित कराना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना ही कन्यादान जो कविता है उसका संदेश है। रूप, सौंदर्य, गहने, वस्त्र आदि नारी के व्यक्तित्व को नाना प्रकार के बंधनों में बांधकर उसे जीवन भर पुरुष पर आश्रित बनाने का मोहक षड्यंत्र है। रूप सौंदर्य होता है, उसके गहने वस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, उसे जीवन भर क्या है, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के बंधनों में बांधकर जीवन भर पुरुष पर आश्रित बनाने का मोहक षड्यंत्र है। कि जीवन भर वो किसके गुलाम बनी रहे? पुरुष की गुलाम बनी। ये एक बहुत ही सुंदर षड्यंत्र है। उससे मुक्त होकर उसे हर प्रकार की हीनता, दीनता और दुर्बलता का त्याग कर देना चाहिए। उससे मुक्त होकर कि नहीं, अगर उस पर अत्याचार होते हैं किसी पुरुष के साथ रहकर, तो उसे उसका त्याग कर देना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल भी दीन नहीं समझना चाहिए, हीन नहीं समझना चाहिए, और उसका मुकाबला करना चाहिए। और यह वह एक स्त्री है, अतः उसे स्त्री के स्वाभाविक गुणों को अपनाना चाहिए। कि वह एक स्त्री है तो स्त्री के जो गुण होते हैं उनको अपनाना चाहिए, परंतु समाज में उन मान्यताओं तथा मापदंडों की उपेक्षा और तिरस्कार करना चाहिए जो उसे नारी के नाम पर बंधनों में बांधते हैं तथा उसके स्वतंत्रता व्यक्तित्व को बाधा पहुंचाती हैं। कि समाज ने उसके लिए जो मान्यताएं बना दी है, उसके लिए जो मापदंड निर्धारित कर दिए है, यदि जरूरत पड़े तो उसे उसको तिरस्कार करना चाहिए, और उसके नारी होने के नाम पर बंधनों में जो बांधते हैं, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की वो हत्या करने जैसे है, इसलिए उसको उस बंधनों से मुक्त रहना चाहिए। कन्यादान कविता में माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है?
अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, इस आधार पर आप बता सकते हो कि कन्यादान कविता में माँ बेटी को क्या सीख देना चाहती है। हाँ, उसे जीवन के सबसे के यथार्थ से परिचित हो। हाँ, और वह जीवन की दुर्बलता से उसे मुक्त होना चाहिए और आगामी जीवन की जो समस्याएं हैं उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कि लड़की होने का एहसास स्वीकार करे, किंतु लड़की की परंपरागत जो दुर्बल छवि है उसका वह मुकाबला करे। तो स्टूडेंट, अपना जो क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। आज हम अपनी कक्षा है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगली कक्षा कल 12:40 पे शुरू करेंगे। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि वो क्लास में प्रॉपरली आए और अपनी कक्षा है वो सुचारू रूप से ले। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।